नमस्कार, सिटीज़न्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। मैं इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुज़ारिश है सिटीज़न्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। हम किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते, सिर्फ़ उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन का बटन दबाइए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आज हमारे साथ हमारे बहुत बेस्ट साथी डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग आपका। और शुक्रिया। आपसे प्रेरणा लेकर ही आज देश का यूथ हो जिसमें हम भी एक समय पे शामिल थे, देश को कैसे सही दिशा में लेके जाना है उसकी ओर अग्रसर हैं और आपके द्वारा दी गई बातों को बहुत दूर तक लोग सुनते हैं, समझते हैं और आपका जो डेटा होता है, चाहे वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का हो या उसके बाद के हुए विधानसभा इलेक्शन हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वो सब इलेक्शंस में आप लोगों ने आज तक जो डेटा दिया वो अब सच साबित हो रहा है किस तरीके से वोटों की गिनती में, ईवीएम में कमी पाई गई और ये 2018 से इसका आगाज हुआ, जब पूनम अग्रवाल ने ये पाया कि ईवीएम के टोटल वोट्स काउंटेड और टोटल वोट्स पोल्ड जो ईसीआई डेटा दे रही थी, उसमें डिफरेंस था। वहां से इसका आगाज होता है और जब खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब शुरू होता है, जर्नलिस्ट उस पे तहकीकात शुरू करते हैं, तो ये पाया जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। सिर्फ वोट परसेंटेज को फिर उन्होंने वोट के नंबर बताने बंद कर दिए, परसेंटेज से वोट बताने शुरू कर दिए और परसेंटेज पे वोट पे आप गेस करते रहिए कि एग्जैक्ट वोट पोल कितना है, तो आप वो कमी को पा नहीं सकते। लोग यही सोचते रहे कि ईवीएम में ही खेला हो रहा है और खेला कहीं और हो रहा था, इलेक्टोरल रोल्स में हो रहा था और जब ये खोजी पत्रकारों ने रिपोर्ट इस पत्रकारिता की प्रकाशित करनी शुरू की, तो उन्हीं लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडिया वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स, एडिटर गिल्ड, इन्होंने सबने इसकी भर्त्सना की है कि एफआईआर पहले आपने सिद्धार्थ वरजाजन, द वायर मैगजीन के जो संस्थापक है उन पे की और बाद में करण थापड़ पे एक और एफआईआर दर्ज की। और किसने दर्ज की? असम पुलिस ने। असम में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारा मामला क्या है? और असम का पुलिस का जो क्राइम ब्रांच की एफआईआर, अब तो खैर वो पब्लिक डोमेन में आ गई है, उसमें अंडर 152 सेक्शन सेडिशन चार्जेस लगाने की बात की गई है भारतीय न्याय संहिता में। और इससे पहले जो आईपीसी की धाराएं थी उसमें सेडिशन चार्जेस को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो बैकडोर से 153 152 के थ्रू भारतीय न्याय संहिता में फिर से सेडिशन चार्जेस को लगाना और कुछ ही पत्रकारों को जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन पर एफआईआर करना, उनको एक तरीके से प्रताड़ित करना और उनको डराना टॉप डाउन अप्रोच से कि अगर आप नहीं मानेंगे तो जब टॉप पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो नीचे के पत्रकार क्या करेंगे? किसी के पास साधन नहीं है लड़ने के लिए। और जो साधन और जो सेडिशन चार्जेस की जो धाराएं हैं वो इतनी गंभीर हैं, इतनी क्या नाम है, ड्रकोनियन है कि उन सेडिशन चार्जेस से लड़ना, आपने देखा उमर खालिद कब से जेल में बैठे हैं, खालिद सफई को अभी अपनी बेल मिली है। तो प्रोसेस इज बिकम द पनिशमेंट, चार्जशीट फाइल नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और लोग जेल में बैठे रहते हैं। फादर स्टैन स्वामी के साथ, सुधा भारद्वाज के साथ तमाम अनगिनत ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो सारे विषय पर डॉक्टर गर्ग आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं पहले तो रिपब्लिक इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को अपने दर्शकों के सामने पेश किया है और आप इतना अच्छे शब्द मेरे लिए बोले हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना आपने सोच लिया है। लेकिन क्योंकि मेरा जन्म आज़ादी के इमीडिएटली बाद हुआ, तुरंत बाद हुआ, तो मैंने वो पूरा माजरा देखा है। 1951 से हम स्कूल में जाना शुरू कर दिया, तो कि कैसे हमने रिहैबिलिटेशन किया दो लोगों को, जो पाकिस्तान बना, क्या कुछ हुआ, कैसे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, कैसे हमने देश को विकास के रास्ते पे लेके गए। ये जो लोग आज की जो पीढ़ी है, उनको नहीं पता। आज वाली जो जनरेशन है, अ, हमें एक घंटा भी, मेरे को अभी याद है 1951 में हमने जर्मनी से मंगाया था, वेस्टर्न वाच कंपनी का घंटा। यहाँ नहीं होता था, जो छोटा होता है, बड़े अलार्म पीस बनते थे। इसी तरह साइकिल, ईस्टर्न स्टार साइकिल होता था, वो भी इंग्लैंड से आता था। तो उसका खराब हो जाता तब भी वो रिप्लेसमेंट भी इतना, मतलब देश इतना पीछे था, बाद में हीरो साइकिल बनना शुरू हुआ। तो टेक्नोलॉजी का हमें, मतलब बहुत हब बना लिया अपने आप को। सो इतना जो हमने विकास किया, स्कूल नहीं थे,
हस्ताल नहीं थे। हस्ताल ने केवल फार्मासिस्ट होता, वो भी कंपाउंडर जो 8वीं 7वीं 6वीं कक्षा होता था। जैसे मैंने 6वीं 7वीं 8वीं 8वीं कक्षा पास जो टीचर थे हमारे ज्यादा वो होते थे। तो उस रूप में देश का जो विकास हुआ हमने वो देखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये विकास के लिए एक नेचर का कुदरत का एक नियम है। वो नियम क्या है? मैं वो बात बता के फिर उस बात में आऊँ। वो नियम ये है कि 2 विपक्षी जो विचार हैं, जो विपक्षी वस्तुएँ हैं, जो विपक्षी ऊर्जा है, वो टकराती है। वो साथ-साथ में चलती है, तभी वो धारा बहन होती है, नहीं तो नहीं, विकास नहीं होगा। अभी देखिए बिजली है, बिजली की एक तार पे कोई कबूतर, कोई जानवर बैठ जाए तो नहीं मरता, 2 से मिल जाएगा तो मर जाएगा। जो इंसान को शॉक लगता है, वो इसीलिए लगता है कि बिजली में धरती में जल्दी जाती है एक तार से हाथ लगने से। इसी तरह बैटरी होती है, उसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। इसी तरह जब हम वो केमिकल्स हैं, उसमें भी HOH तेजाब होता है और एक क्षार होता है। तो हर जगह पे वो 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव बात करते हैं, प्लस और माइनस की। मैथमेटिक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, सब मिलके 0 बनते हैं। और 0 से फिर फैलते जाते हैं। जब कोई नेगेटिव को खत्म करना चाहता है, इसका मतलब वो कुदरत के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरा विकास को रोक रहा है। विकास तो होएगा ही इस तरीके से। हमारे जो प्रजातंत्र का तरीका था वो विकास के लिए, हालाँकि पहले भी इससे होता था, विचार से विचार जो था सुनते थे। हमारी जिस संस्कृति की ये बात करते हैं उसमें तो यही था, एक विद्वान पहले अपनी बात करता था, गोष्ठी होती थी बड़ी-बड़ी, 4-4 दिन की गोष्ठी होती थी। बहुत सारे विद्वान बैठते थे, जब जिसको हम आजकल सेमिनार तो छोटा है, नाम वर्कशॉप कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। तो एक विद्वान ने जो बोला, दूसरा बोलता था, इन महाशय ने ये बोला है, महोदय ने ये बोला है। और फिर उसके अगर उसका विचार विपरीत होता तो बताता कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, ये इसके कारण है और मेरा विचार ये है। फिर निष्कर्ष निकलता था। अब ये विचार ही बंद कर रहे हैं, ये विचार नहीं होना चाहिए दूसरा। जब दूसरा विचार नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास तो हो नहीं सकता, ये कुदरत का नियम है ना। जो जो कुदरत का नियम है उसको ही तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि हम तो कुदरत के भक्त हैं, हम तो रब के भक्त हैं, हम तो पानी की भी पूजा करते थे, हम तो पहाड़ों की भी करते थे, हम तो पेड़ों की भी करते थे। तो हम तो छप्पड़ की भी पूजा करते थे। लेकिन पूजा करते होंगे लेकिन मानते हैं? ये सवाल है। पूजा करना और मानना, दोनों में अंतर है। फिर मान के उसको मानने के बाद उसको अमल करना, प्रैक्टिस करना। सो इसलिए हमारे जो जितना भी ये ज्ञान है, कागजी ज्ञान बनता जा रहा है, उसको भी पूरा नहीं मानते। एक तो ये है बड़ी बात, जितना चिर ये हम नहीं इजाज़त देंगे कि दूसरा विचार आए, तो नया विचार पैदा कैसे होगा? बातचीत कैसे होगी? जितनी हमारी यूनिवर्सिटियाँ विचार के लिए हैं। जो मीडिया है, अब मीडिया की बात जब मैं करता हूँ, जो प्रशासन है, उसमें भी आता है, हम फाइलों पे लिखते हैं। कोई नीचे वाला कुछ लिखेगा, हम कुछ लिखेंगे, उससे एक निष्कर्ष निकलेगा। अगर वो नीचे वाले नहीं लिखेंगे, भले ही वो गलती हो, भले ही वो कानून के अनुसार ना भी हो, भले ही उसने आधा लिखा हो, लेकिन उससे हमें जब हमने फैसला लेना है, निर्णय लेना है, तो हमें एक सहायता मिल जाती है कि इसने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, कागज कहाँ रखा है, उसका असली क्या है। तो उससे हमें निर्णय ठीक लेने, सही निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। अगर हम उनको बंद कर देंगे कि ठीक है भाई, मेरे पास कागज आया, मैंने फैसला कर दिया, तो उससे क्या होगा, मेरे को उनकी तो कंट्रीब्यूशन मिला ना। चाहे थोड़ा बहुत जितना भी वो लिखेंगे, तो मेरे निर्णय ज्यादा गलत होंगे, सही हो नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई अफलातून नहीं हूँ। मेरा दिमाग एक सीमा में है, मेरे को निर्णय लेने की शक्ति है, मेरे को उन सबको देख के अच्छा निर्णय लेने की क्षमता है। लेकिन जब तक मैं कुछ दिखूंगा नहीं तो निर्णय कैसे लूंगा? आंखें जो, अगर सामने आपके कोई वस्तु नहीं है, अब मैं सामने आपके बैठा हूँ, अगर मैं बैठा ही नहीं तो मेरे को कैसे देखेंगे? जी। जब फोटो हो, कुछ तो हो। सो जो हम निर्णय लेना है उसके लिए हमारे पास अच्छा बुरा जो भी है, उसको एक होना चाहिए, उसका ढेर होना चाहिए। उस ढेर से हम देखते हैं फिर कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, उसके हिसाब से। अब जो हमारी सरकार है, इस सरकार ने क्या किया है, इसने ये निर्णय लेने का जो हमारा अधिकार है, उसको छीनने के लिए हरबा यूज कर रही है, हर डंग संभव बरत रही है। प्रयास किया है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। तो हमारा जो संविधान है, हमारी जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो हमारी संविधान बनाने वाली सभा थी, तो उन सब ने ये हमें अधिकार इसीलिए दिया, आर्टिकल 19। क्यों हम बार बार करते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19?
वो हमें अधिकार दिया कि बाबा आप आलोचना कर सकते हैं। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आलोचना के बगैर तो हमारा जो प्रजातंत्र है, जो हमारा, वो जीवंत नहीं रहेगा, वो तो डेड बन जाएगा। हमारे शरीर में भी दो ऊर्जा होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी तो पॉजिटिव भी नहीं रहेगी। शरीर चलता ही इसलिए है। इसलिए जो हमारा लोकतंत्र है, इसकी भी ऊर्जा यही है कि इसमें कुछ विचार होंगे, किसी का कुछ होगा, कि कोई कुछ बोलेगा किसी भी बात पे। ऐसा नहीं है, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्वास्थ्य में हो, जंगलों के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, न्याय के लिए हो, राजनीति के लिए हो, मीडिया में हो, विचार तो जुदा जुदा आएंगे। आप लिखते हैं, आप उसी बात को और तरीके से बोलेंगे, मैं किसी और तरीके से बोलूंगा, वो फैक्ट वही रहेंगे, तथ्य वही होने के बावजूद भी। हालांकि तथ्य देखने का भी अपना ढंग हो जाता है। आप उनसे कोई और अच्छे तथ्य ले लेंगे, मैं कोई दूसरे तथ्य लूंगा, तो लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी बन जाती है, बड़ा एक भंडार हो जाता है। उस भंडारे से वो चुन लेते हैं उनको क्या चाहिए। जब आप उसको बंद कर दिया, अब नए विचार तो आया ही नहीं, नया विचार तो आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके विरोध में बोलता है, वो आपकी बात को नहीं मानता, वो आपकी बात की आलोचना करता है। अब ये जब ये बोलते हैं, मैं एक कबीर जी का श्लोक बोल के बात करूंगा कि आलोचना कितनी जरूरी है। तो कबीर जी ने बोला, भले निंदो, कबीर जी की बड़ी उस्तत हो रही थी, सब लोग उस्तत करते थे कि तो बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने अपने गुरु जी से, रामानंद जी उनके गुरु से, उनसे पूछा कि जी मैं क्या करूं बाबा, लोग तो मेरी तारीफ ही करते हैं, मेरे को बताती नहीं कि मैं गलती कहाँ करता हूँ। तो उन्होंने बोला, कोई ऐसा काम कर जिससे लोग तेरी भर्त्सना करनी शुरू कर। तो वो तांगे में बैठ गया, एक रंगदार शरबत ले लिया और साथ में एक बेबी को बिठा लिया, तो वो बाजारों में घूमता जा रहा है। तो बाद में लोगों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। अब जो उनके अनिल भक्त थे वो बहुत निराश हुए, ये तो छोटी छोटी बातों पे कबीर जी की आलोचना करते हैं। कबीर जी के पास आए, कबीर जी को बोलते हैं, आपकी तो बहुत आलोचना कर रहे हैं, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला, भले निंदो, भले निंदो, भले निंदो मोको लोग रे। मेरे को लोग निंदा करें, मेरे को अच्छा लगता है, भले निंदो, भले निंदो, भले निंदो, मोको लोग रे। निंदा जन को खरी प्यारी, मुझे निंदा अच्छी लगती है। निंदक है सो हमरा मीत, निंदक में है हमरा चीत। जो निंदक है वो हमारा मित्र है, और हम उसमें ध्यान रखते हैं कि वो क्या करता है। जो हमारी स्तुति करता है उसमें ध्यान नहीं रखते, स्तुति करने तो कर रहा है, लेकिन जो निंदा करता है, जो हमारे को गलत बोलता है, बताता है कि आप गलत हैं, आप ठीक नहीं है, ये नहीं करे, मैं उसमें ध्यान रखता हूं ताकि मैं अपने आप को ठीक करूं। और ये बात एक साधारण जो राजमिस्त्री होता है, जो चिनाई करता है, उसको तो मालूम है। हमारे मोदी साहब को मालूम नहीं, हमारे गृह मंत्री जी को मालूम नहीं, हमारे जो विश्वनाथ शर्मा जी हैं उनको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, भले ही पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, उससे पता चल जाता है कि इंसान किस चीज के पीछे दौड़ रहा है। तो उस रूप में क्या है, जैसे हम देखते हैं जो राजमिस्त्री काम करता है ना, वो एक तो धागा बन के रखता है, एक हर वो ईंटें लगाता है उसमें। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एक लेबर रख के देखता है। फिर उसके बाद एक प्लम बॉब होती है, वो प्लम बॉब लगा के देखता है कि सीधा जा रहा है। फिर उसके बाद वो एक एंगल होता है उसके पास, राइट एंगल पे जा रहा है, वो लगा के। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको काम नहीं आता, जब उसके काम में बहुत गड़बड़ है, वो बार बार उसको देखना चाहता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आलोचना करते हैं कि भाई आप तो इधर चले गए, आपका तो प्लम्बर बोलता है कि आप तो गड़बड़ है। तो उससे उसको ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। अगर वो आलोचना नहीं करेगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आलोचना नहीं सुनते या नहीं करते तो क्या होता है। एक दफा, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी, एक पेशेंट का पाँव में प्लास्टर लगा हुआ था। तो लगा के वो जो सर्जन था चला गया, राउंड होता रहा रोज ही, वो सर्दियों का महीना था, रजाई पड़ी थी। तो घर वाले तो देखते थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो प्लास्टर टाइट लगा हुआ था कहीं। जब वो कुछ दिनों के बाद देखा, उन्होंने सोचा ऐसी होना, उन्होंने बोला नहीं कि ये पीड़ हो रही है, ये ऐसे हो रहा है। उसके बाद वो पैर पाँव गल गया। अब वो गला क्यों? क्योंकि उन्होंने आलोचना नहीं की कि जी मेरे तो दर्द हो रहा है, ये तो बड़ा टाइट लगा दिया आपने, हम्म। मेरे को तो ये झेला नहीं जा रहा। तो आलोचना आपको सही रास्ते पे लाने के लिए जरूरी है। अगर वो आलोचना नहीं, जैसे ब्रेक लगाते हैं हम, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं? ब्रेक भी तो आपकी स्पीड को रोकता है, इसीलिए रोकता है कि कहीं आपको ब्रेक की जरूरत होती है, कि नहीं तो गाड़ी गाड़ी टूट जाएगी, गड्ढे में गिर जाएगी, या किसी में बम्प कर जाएगी, या आगे कोई आ गया।
सो इसलिए जो आलोचना है, जो आपको रोकता है, आलोचना क्या क्या है, वो आपके काम में बाधा डालता है किसी ना किसी रूप में। जिस रूप से आप जा रहे हैं उसको थोड़ा चेंज करना चाहता है, उसमें एक बदलाव, वो कोई आपको नुकसान नहीं करना चाहता, वो बदलाव करना चाहता है। उसका विचार गलत हो सकता है, आपको सहमत ना ही हो सकती है, सहमति हो सकती है, लेकिन उसको विचार देने से अगर रोकेंगे तो आपको जो विचार चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आलोचना जरूरी है, और हमारे संविधान में आलोचना का एक बहुत बड़ा लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, दिस इज लिबर्टी, क्या हम बोल सकते हैं, लिबर्टी टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू राइट, freedom to you can say to do some art, freedom to write poems, freedom to write literature, maybe against the government, maybe against the philosophy prevalent at that time, उस जगह पे, उस समय पे जो विचार चल रहा है, जो दर्शन चल रहा है, उसके खिलाफ ही, उसके विरोध में होगा। क्योंकि अगर विरोध में नहीं होगा तो नई फिलोसफी कैसे बनेगी? अगर विरोध ना झेलते तो फिर चारवाक के बाद जो आया, जब बुद्ध कैसे आते, जैन कैसे आते, तो सांख्य शास्त्र कैसे आता, सो इसलिए वो सिखिज्म कैसे आता, जूडाइज्म कैसे आता, जो मोहम्मद साहब थे वो कैसे कुरान को लिखते, जहाँ 2000 साल पहले जो हुआ, बाइबल कैसे लिखा जाता, सो ये वेद कैसे लिखे जाते, जो वेद लिखे वो भी उसी बात से लिखे गए हैं। तो इसलिए जब आपको कहीं ना कहीं एक नई बात आती है, नई हालात आते हैं, नई सामग्री होती है, तो उससे आप नई बात सीखते हैं, वो आपके लिए वादा है। चाणक्य का एक, ये चाणक्य के बड़े भक्त हैं, चाणक्य के लिए मशहूर है कि वो जा रहा था, उसको चोट आ गई, चोट आई, वो कहीं काही वगैरह लगी, तो उसकी शादी ना हुई, तो उसने वो काटनी शुरू कर दी, भी इसको पूरा खत्म करना है, ये मेरे को तंग कर दिया है। सो चोट आई तब वो इतना बड़ा विद्वान बना, नहीं तो नहीं बनता था। सो जब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं चोट लगती है, बोपदेव हुआ है क्या, बोपदेव घर से भाग गया, वो उसको बेचारा सोचता था मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। अब उसको घर से तो चोट लगी, पहले तो पाठशाला से चोट लगी, घर से चोट लगी, वो कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया, वहां कुएं पे जाके, वहां औरतें थी, उसको बाधा होगी, क्योंकि वो औरतें पानी भर रही हैं कुएं से, तो कैसे छलांग लगाए, ये बाधा पड़ गई। वो बैठा रहा, वो तो घंटा भर पानी भरती रही, लेकिन उसने देखा वो जो रस्सी अंदर जाती है वो एक उसमें गटर बना दिया, खाली बना दी, उसके बीच में से जाती है रस्सी कुएं में। तो जब वो पानी भर के गई, उसने कुएं में छलांग लगाने की बजाय सोचना शुरू कर दिया, पहले ही से सोचना शुरू किया कि अगर ये रस्सी ऐसे जा जाके इतना निशान बना सकती है, इतनी पक्की सिर पे, तो मेरा दिमाग क्यों नहीं चल सकता। तो उसने बोला, रस्सी आवत जात थे सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास थे खल मूर्ख हो सुजान, खल मूर्ख भी हम्म। सुजान हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा विद्वान बना। तो इसी रूप में जो ये सियाने लोग हैं, इनको और बड़े विद्वान बनने के लिए आलोचना जरूरी है। अब ये आलोचना बंद कर रहे हैं। अब आलोचना कहाँ से हो रही है, विरोधी विपक्षी दलों को बंद करो, बोलने नहीं देना, सदन में नहीं बोलने देना, बाकी बाद में तो बाद की बात है। अखबारों को बंद करो, या तो उनको मोल ले लो, या उनको दबका मारो, कि जहां उनको एक दूसरे के विरोध में खड़े कर दो, वो उसका लिखे, वो उसका लिखे, या फिर उनको अ, अंदर कर दो, अखबार को बंद कर दो। साम दाम दंड भेद यही तो है। इसी तरह जो मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी वैसे ही करो, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा। अब जिसको गोदी मीडिया शब्द निकला क्यों, पहले क्यों नहीं था, 2014 से पहले गोदी मीडिया शब्द क्यों नहीं था? 2014 से पहले तो आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना था। हम कहते थे कि येलो जर्नलिज्म है, ऐसा है, लेकिन गोदी मीडिया शब्द नहीं था। गोदी मीडिया कब बन गया, जब वो उसकी गोदी में बैठ के, कि ठीक है जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, बालक की तरह बैठ के उसको माई बाप मान लिया। सो इसलिए अब वो बड़ा मीडिया जो है वो नहीं कर रहा, जो सरकारी मीडिया जिसका बहुत ही स्वरूप ही बहुत निगुना रहेगा, स्वतंत्र उतना, वो तो पहले भी उतना स्वतंत्र था, फिर भी बोल देता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, ज्ञान कैसे होगा कि कहाँ आप गलत हो गए? आपने योजना बना दी कि सम्मान निधि हम दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा बाबा ये किसान को तो मिल ही नहीं रहा, ये तो बैंक जी। वाला कहीं और ही ले जा रहा है। आपने जनधन योजना बना दी, अब जनधन योजना के नाम पे झूठे खाते को रेक्ट निकल रहे हैं, वो झूठा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उन खातों के, उनका आधार कार्ड ले लिया, उनका सब कुछ ले लिया।
अगर कोई बताएगा नहीं कि बाबा ये तो ये पूरे का पूरा बैंक से मिलके तो पूरे के पूरे रेक्ट बने हुए हैं, तो आपको कैसे पता? आपने एनटीए बना दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको कैसे पता चलेगा कि 23 लाख बच्चा फेल हुआ है एमबीबीएस के टेस्ट में? वो तो पेपर ही लीक कर दिया। वो तो गुजरात में भी पेपर लीक हुआ, और वो तो बिहार का बच्चा गुजरात में। सो आपको पता तब चलेगा जब लोग आपकी आलोचना करेंगे। उसके शब्द उतने हो सकता है अच्छे ना हो, कोई दुखी बंदा तो अपने तरीके से, अब किसी की जबान तो नहीं ना पकड़ सकते हम, किसी की कलम नहीं पकड़ सकते, उसको लिखने दो जैसे लिखता है। सो इन्होंने आलोचना बंद करने के कारण क्या हुआ है, मैं अभी बाद में आ रहा हूँ कर्ण थापर जी वाली बात पे। आलोचना बंद करने का नुकसान क्या हुआ है? इनके पुल गिर रहे हैं जगह जगह पे, इनकी ट्रेन के एक्सीडेंट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, इनके कितने हवाई जहाज क्रैश कर रहे हैं, ये आलोचना बंद करने के कारण हुआ है। इनके कितनी जो प्रशासन में कुशासन हो रहा है, वो आलोचना बंद करने के कारण हो रहा है। इनकी बैंकों में ठगी बज रही है, वो आलोचना बंद करने के कारण हो रहा है। इनकी वोटें झूठी बन रही हैं, आलोचना बंद करने के कारण हुआ है। नहीं तो कोई बता देता कि यार ये तो झूठी वोटें बना रहे हैं। तो जब आपने टोटल आलोचना बंद कर दी तो आप कहां से ये बोले? हमारे एक है, लोड़े दाख बजौरिया किकर बीजे जट अंधे उन कताए दा पैदा लोड़े पट। जब आप बाबूल का पेड़ बोएंगे तो फिर आम कैसे खाएंगे? बोए पेड़ बबूल का, बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। सो ये इन्होंने वो आलोचना जो है वो बबूल के पेड़ को आपको बताते हैं, भाई वहां कांटे हैं, वहां मत जाना। सो वो आलोचना इन्होंने बंद कर दी है, जिसका कारण ये हुआ, आलोचना होने से इनकी अपना अंदर में भी झगड़ा हो गया। अभी तो मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, इनका अंदर में झगड़ा हो गया। अब बीजेपी के झगड़े चल रहे हैं कितने बड़े। अब बीजेपी का आरएसएस से झगड़ा हो गया, आरएसएस वालों के आपस में झगड़े हो गए, क्योंकि आलोचना नहीं होने दी। जब आलोचना नहीं है फिर उनको हो गया वो तो पैसा बना गया, मैं कैसे बनाऊं? वो तो ऐसे कर गया, उसको तो पद मिल गया, मैं कैसे करूं? सो वो आलोचना बंद होने के कारण अंदर भी आलोचना बंद, बाहर भी आलोचना बंद, सदन में भी आलोचना बंद, सदन के बाहर भी बंद। तो जब आपने आलोचना बंद ही कर दी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ठीक क्या है और गलत क्या है, अंधेरा कहाँ है और रोशनी कहाँ है? ये पता नहीं चलेगा। पता तभी चलेगा जब आलोचना होगी। तो उस रूप में अब एक ही साधन रहा था, मेरे को लगा नहीं है, बहुत सारे विद्वान, अब विद्वानों की गिनती बहुत कम हो गई है जो बोलते हैं, लिखते हैं पर लेकिन बहुत विरले हैं, घने नहीं है, बहुत कम है, अल्प संख्या में है वो बहुत। तो वो लिखते हैं, बहुत से नाटककार, बहुत से जो हैं, हम कहे भी, जो अपना नावलकार, वो भी बहुत कम हो गए जो आलोचना के रूप में लिखते हैं। एडवाइजरी तो बहुत लिखते हैं, आलोचना के रूप में निबंध भी बहुत कम लिखते हैं। अब आलोचना का एक सबसे बड़ा साधन, स्कूलों में आलोचना बंद हो गई। पहले स्कूलों में डिबेट होती थी, एक पक्ष दूसरा पक्ष, प्रतिपक्ष पक्ष और प्रतिपक्ष की बात चलती थी, और गेम भी ऐसी थी, पक्ष और प्रतिपक्ष वाली। और यूनिवर्सिटियों में तो आलोचना बहुत बड़ी होती थी, थीसिस लिख देते थे कि वो तो ऐसे नहीं था, ऐसे है। अब ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर इन्होंने बोलना है कि जो सिख थे, सिख गुरुओं ने तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की है, हिंदुओं को पाबंद किया है। अब अगर ये लिखना तो आलोचना तो सुनेंगे नहीं ये। इससे फिर गलत कब हो गए पता नहीं चलेगा। सो जब आलोचना सुननी इन्होंने बंद कर दी तो एक ही साधन आलोचना का रह गया था, जो मेरी नजर में, मेरे को लगता है बड़ा, वो यूनिवर्सिटियों से भी अभी भी बड़ा है हमारे देश में, तो जो है वो है ये सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया में बहुत से लोग हैं, इसमें बहुत सा कूड़ कबड़ भी है, इसमें बहुत सी गलत बातें भी हो रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक अंश ऐसा है जो इनको आगाह करता है, उसमें देश का लोकतंत्र बच रहा है। अगर वो मीडिया काम ना करता तो जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें दिल्ली में पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। वो मीडिया दोनों साइडों को, दोनों पक्षों को आगाह करता गया कि सरकार क्या कर रही है और किसान क्या रहा है। भले ही वो किसान के विपरीत बोल रहे थे, भले ही वो सरकार के विपरीत बोल रहे थे, भले ही वो दोनों की मदद कर रहे थे, भले ही दोनों को कोई थोड़ा भर्त्सना कर रहे थे, लेकिन वो सर्व कर रहे थे। अब उसको बंद कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इसी तरह जब अब ये सोशल मीडिया जो है, ये इनको एक ही साधन रह गया। SIR का कैसे भांडा फूटा है, नहीं तो नहीं फूटता था अगर आलोचना ना होती। जो मैंने 23 लाख बच्चा पिछली तरफ जो एनटीए, उसमें एनटीए ने इम्तिहान वो जो दिया था, जो एमबीबीएस का इम्तिहान एनटीए नहीं देती, वो दूसरे देते हैं एनएमसी, तो उसमें कैसे भंडा फूटा था। अभी इनका हुआ है एमडी के एडमिशन में हुआ है,
वो आलोचना के कारण हुआ है। आलोचना नहीं होगी, इनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 0 नंबर वाले दाखिल किए जा रहे हैं, कैसे झूठे हो रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी योजना है। जो ये बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब इन्होंने जितना था स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, तो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो अब नौकरी देने वाले बनेंगे, देने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। वो सबका जितने इन्होंने वो लिए अपना लोन इन स्कीमों में, वो लोन लेने वाले को और ही निकले। अभी किसानों को लोन देते हैं, वो पता चलता है वो तो कंपनियां बनाने वाले लोन लेके 80% लोन तो कंपनी वालों के पास चला गया। जब तक आप ये आलोचना नहीं, ये इन्होंने नोटबंदी किया, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। नोटबंदी में अगर आलोचना ना होती तो ये बहुत बड़ी और गड़बड़ होती जितनी हुई जब इन्होंने आलोचना बंद करने की कोशिश की। लेकिन लोग तो बताते रहे कि जी इतने नोट हैं, ये तो ऐसे आए हैं, आप बताइए कहाँ है ब्लैक मनी, आप बताइए आप कहाँ है 2 नंबर के नोट, सॉरी जो काउंटरफीट करेंसी है, आप बताइए कहाँ आपने जो अतवाद था, जो उग्रवाद था, उसको कहाँ रोक दिया। आप बताइए आपने कहाँ जो विदेशी एजेंट आके हमारे देश में कोई गड़बड़ करते थे उनको कैसे कहाँ रोका है आपने नशे जो हैं, मादक पदार्थ, उनका कहाँ रोका है। सो जो आपने जो जो कहा कहा था कि हम ऐसे करेंगे, वो तो हो नहीं रहा। तो कम से कम कुछ तो पता चला ना इनको। नहीं तो जितने बैंक कर्मी मृत्यु हुई थी, इससे ज्यादा हो जाते। इनको पता चल गया यार ये लाइनों में खड़े लोग कतारों में ये मर रहे हैं, और अंदर कर्मचारी मर रहा है, बाहर ग्राहक मर रहा है, अंदर कर्मचारी मर रहा है। तो इसका पता कैसे चलेगा? आलोचना ही है ना ये, कि इनका प्रबंध ठीक नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां गर्मी है, ये है। तो इस रूप में अब आलोचना जो कर रहे थे, अब उसमें भी आगे आलोचना करने वाले छोटे होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, वो तो हम देखते हैं हर जगह भी ऊपर से ऊपर चलता है। अब जब हम करण थापर जी की बात करेंगे, वृद्धा राजन जी की बात करेंगे, उनका मुकाबला कौन करेगा? इतना बड़ा वायर का, जब कभी भी मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कि वायर ने कोई ऐसी इधर उधर की बात, झूठ सच। वो तो एक दफा मेरे को फोन आया, ये आपने इलेक्शन की बात की है, मेरे को उन्होंने एक एक बात बार बार भद्रा जी ने खुद पूछी कि आप बताइए ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। वो तो इतना उसको वेरीफाई करते हैं डाटा को, बात को, मतलब कई दफा हम थीसिस लिखते भी उतना वेरीफाई नहीं करते। एक तो ये है। अब जो करण थापर जी हैं, उनका तो मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी अंग्रेजी, हम तो सारी उम्र अंग्रेजी में पढ़ाई करी है, लेकिन उन जैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो इतनी अच्छी अंग्रेजी, इतना अच्छा उनका तरीका बात करने का, और पूरा फिक्स करके बात करते हैं। कितना भी बड़ा इंसान हो, वो सवाल पूछने से नहीं झिझकते। मैं तो जब उनको सुनता हूँ दोनों को, मेरे को तो मतलब ऐसे लगता है कि कमाल है। राम थापर जी कैसे, कितने बड़े स्टारवर्ड हैं, और उन पे कैसे दर्ज किया? देखिए एक बार और तो हुई, आपको तो मालूम ही है, जरूर होगा। जज मेरे जैसे कोई यहाँ मालूम है तो आपको तो पक्का ही मालूम होगा। पहले इन्होंने दर्ज की, उनको कोर्ट से उसे राहत मिली, फिर दर्ज कर दी दोबारा। भाई जब कोर्ट ने इसी बातों पे रोक दिया, सेडिशन चार्ज को वैसे ही रोक दिया, आप वो मेरे सामने न्याय संहिता पे है, मैं किताब उसी वक्त खरीद लेता हूँ। जो न्याय संहिता पे कल भी मेरे को लिखा मैंने, उसके हमारे यहाँ सेक्रेटरी पे एक्ट बना रहे हैं, उसमें ये 299 बन गया, पहले 295 ए था। तो वो न्याय संहिता में आप वही वर्ड लिख दिए, ये तो वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, कंटेम्प्ट है कोर्ट का। कोर्ट ने सेक्शन नहीं बंद किया, कोर्ट ने एक एक्शन को बंद किया है, सेक्शन नहीं एक्शन। उस सेक्शन के तहत, उसके अधीन, उसकी उसकी होंद के कारण आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसको बंद किया कि आप ऐसे डिसीजन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। अब आप फिर दोबारा लिख देते हैं, तो इसको कंटेम्प्ट कहेंगे, इसको मानहानि कहेंगे, तो क्या और क्या कहेंगे? तो एक तो बात ये है। दूसरा क्या हुआ कि आपने एफआईआर दर्ज कर दी, उसकी कॉपी तुरंत मिलनी चाहिए। ये नियम है कि आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उसको तुरंत कॉपी देनी है। ये क्या करते हैं, वहां से जी सुविधा सेंटर से ले लो, ऐसे ही मिल जाएगा। वो तो किसी को मिल गई होगी, नहीं तो देखते नहीं है ये कॉपी। तीसरी बात, आप बोलते हैं गुवाहाटी आके पेश हो। भाई आपको इतनी तो बिल्कुल समझ होनी चाहिए कि आप तो ऑनलाइन जो पेश होना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइन, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइन, हम आरटीआई में बहुत लेटर डालते रहते हैं, तो कई दफा अपील सेंट्रल कमीशन से करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्थाएं हैं।
तो सेंट्रल कमीशन की यहाँ चंडीगढ़ में उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है एक किस्म का, सेक्रेटरीट में जो सरकार की सेक्रेटरी, उसमें एक कमरा ही ऐसा पक्का बनाया हुआ है कि जब आपकी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपकी बात हो जाएगी वहां। अब हम दिल्ली कहाँ जाएंगे? तो ये तो देश के साधनों संसाधनों को और देश के पैसे को, वित्त को, उसको बचाने की बात है कि भाई आप इस तरीके से करो। नई टका एक तरफ तो हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ तो इस रूप में मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने विमला से किया, जैसे इन्होंने वो बच्ची जो थी अंदर की हुई थी जेएनयू की, जिसका फादर मर गए कोरोना में, उसको एक पैरोल नहीं दिया था। बाद में जैसा बोल रहे हैं, अच्छा आपके अपने बाप का ना संस्कार कर देना, हम पैरोल दे रहे हैं। वो तब पैरोल का क्या फायदा है? अब पछताए क्या होते, चिड़िया चुगा खेत। तो इस रूप में हमारे देश में आलोचना ही अपना एक हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। हमारे जो सिख गुरु थे ना, गुरु नानक देव जी ने बोला, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनी है किछ कही है। जब तक आप रहते हैं इस संसार को चलाने के लिए जरूरी है कि किसी को पहले सुनो, फिर उसके बाद के बारे में अपनी बात रखो। ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट है। ये पहले राम का ये राम भक्त है, तो आप रामायण पढ़ लो। कृष्ण भक्त हैं तो महाभारत पढ़ लो। कृष्ण दूत बन के जाते हैं दुर्योधन के पास, तो बात सुनते और कहते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि नहीं नहीं मैंने बोल दिया बस ऐसे ही आपने। तो इसलिए दुर्योधन भी उनकी बात सुन रहा है। तो उसका दरबार था पूरा, जैसे इनका दरबार अब बना हुआ है, वो दुर्योधन का वैसे ही था। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब उसके पित्त के पावे से पांव से बने हुए थे, लेकिन फिर भी सुनते थे। इससे फिर भी अच्छा था। ये तो सुनने ही नहीं देते। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है? हम अपनी संस्कृति देख लें, हम अपना इतिहास देख लें, और हम अपना दर्शन देख लें। कोई भी एक नहीं मैं बोल रहा, वो कहीं से पुराने दर्शन में चले जाओ, वेदांत में चले जाओ, सांख्य शास्त्र में चले जाओ, आप गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में चले जाओ, आप सिखिज्म में चले जाओ, आप चारवाक में चले जाओ, आप जैन में चले जाओ, बुद्धिज्म में चले जाओ, तो कहीं भी चले जाओ, ये जो हमारा भारतीय संस्कृति है, तो आपको मिलेगा आलोचना, चर्चा, विचार। हम बोलते हैं विचार विमर्श किया, विचार विमर्श किया, विचार विचार विमर्श में होती है आलोचना। नहीं तो विचार काहे का हुआ? जो मैंने बोला वही आप बोलिए, फिर तो बात नहीं बनेगी नहीं। तो इसलिए ये जो बात की है, ये इतने बड़े जर्नलिस्टों पे, अभी मैं करीब 100 लोगों को भेज कहता हूँ, जो ना वोट इलेक्टोरल कुछ ऐसा है, देवासायन जी का एक ग्रुप है, उन्होंने डाला हुआ था ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन में कि एक पिटीशन डालें इनके हक में। तो मेरे पास भी आया था, मैंने साइन करने के बाद 100 लोगों को भी भेजा है, फॉरवर्ड किया है कि, और बहुत से साइन कर दिया, मैं देख रहा था जितना टाइम मेरे पास बीच में बचा था। इतने लोग उसको फटाफट फटाफट साइन कर रहे हैं। करण थापर जी और वरदा राजन जी को छोटी व्यक्ति, ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बन सकते थे अगर बनना चाहते, उधर जाना चाहते। ये तो हर एक की चॉइस होता है। तो आप किसी भी, हम जैसे एक कुम्हार है जो वो बर्तन बनाता है, मिट्टी तो एक जैसी होती है, उसे कहीं बड़ा घड़ा बना देता है, कहीं उससे कोई छोटा सा कुजा बनाता है, कहीं कोई बठला बनाता है। तो जब लेकिन ये एक दफा बन गया फिर वो घड़ा नहीं बन सकता। पहले तो कुछ भी बना सकता है। इसी तरह से जो इंसान पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। वो अधिवक्ता वकील भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, वो राजनीतिक नेता भी बन सकते हैं। ऐसा कोई उनको रोक नहीं है। लेकिन जो चुन लिया, अब वो काम नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयास यही है कि मोदी साहब को ये समझ लेना चाहिए, आप कम पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े हैं, आपकी डिग्री सच्ची है, झूठी है, वो विश्वविद्यालय था या नहीं था, वो रेलवे स्टेशन था या नहीं था जहां आपने चाय बेची, ये बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये भी आपको ज्ञान मिलता है, यार वो स्टेशन ही नहीं था, मैं ऐसे कैसे बोलता जा रहा हूँ। वहां तो आलोचना वाले ने इनको मदद की है? तब तो कंप्यूटर ही नहीं था कि कैसे आपकी डिग्री प्रिंट होगी। अगर ये आलोचना सुनते तो ऐसी गलती तो ना करते ना, कम से कम। सो ये अपने जो इतनी गलतियां, ये लोग जो बड़े लोग इतने हैं, आप हैं, आप लोग इस जो हमारा लोकतंत्र है, इसके स्तंभ हैं। वैसे ही मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है, फोर्थ स्टेट बोला जाता है।
तो सचमुच में ये फोर्थ डेटा जितना भी कमजोर हो गया, वो तो बाकी स्तंभ भी तो कमजोर हो गए। अगर हम सोचें कि मीडिया तो बहुत सशक्त रहे, हैं, कार्यकारिणी, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका वो कमजोर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। ये सब एक साथ नहीं चलते हैं, जितना कोई सशक्त रहते हैं। सो मीडिया का एक बहुत बड़ी भूमिका इन तीनों को पे नजर रखने के लिए। कोई कानून नहीं मीडिया के पास कि मैं उसको बोलूंगा ऐसे क्यों किया, लेकिन उसके पास एक ही हथियार है, वो है आलोचना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में निकाल के लाता, कई दफा पुलिस वालों को मदद मिल जाती है, उससे कत्ल केस होते हैं, बड़ी बड़ी ठगी होती है। कई दफा हमारे जो अ, कुछ एजेंट हमारी कूटनीति खराब करते हैं, वो उनका पता चल जाता है कि यार ये तो देश का दुश्मन है, यहाँ बैठ के कुछ कर रहा है, ये मीडिया के थ्रू पड़ा हुआ है। सो मीडिया को बंद करना, जो जो उन्होंने किया है, मैं अपनी बात को, ये अगर आपका कोई सवाल होगा फिर देता हूँ। मीडिया को कंट्रोल करने की जो इनकी भावना है, वो आज देख लिया, कहने में बड़ी बात लगती है, मेरे को लगता नहीं ज्यादा देर सरकार चलेगी। जिस रूप में अब सरकार आई है, ये इसका इनका अपना ही दोष है, क्योंकि इन्होंने जो इनकी आलोचना करने वाले थे, वो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, अपनी पार्टी के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी, विपक्ष में भी, और फिर ज्यादा से ज्यादा रह गया और संस्थाओं में भी, वो मीडिया रह गया था, उसको भी इन्होंने कर दिया। तो फिर तो वही, ये तो कांटे तो बुझ ही रहे हैं। बबूल बीजेंगे, बोएंगे तो फिर अंगूर तो नहीं ना खा पाएंगे। सो इसलिए इनका दाख तो तभी मिलेगी अगर बबूल नहीं बीजेंगे, फिर तो दाख बीजनी होगी। सो इस रूप में आप देश के लिए जो इन्होंने किया पहले, मेरे को ऐसा लगता है, मोदी जी को, शाह जी को, मोदी जी को तो जरूरत ही नहीं कहने की, वो तो बड़े कमांडर हैं, लेकिन शाह जी क्योंकि होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर विश्वास को बोले, वो लड़के क्या किया है, क्योंकि हम बच्चे जो हमारे जूनियर हैं उसको बोलते काका बोलिया, लड़के बोलिया, ये क्या किया है। जूनियर को हम ऐसे ही बोलते हैं, प्रेम से, वो उतना प्रेम ही है, तो उसको हम जी जी नहीं करते, वो हमें जी कहता है। ये तो हमारा प्रोटोकॉल है सिस्टम में। उसको बोले विश्वास शर्मा ये क्या किया है, आपको मालूम होना चाहिए है कितने बड़े लोग हैं, बंद करो सब, एक बात बोलने की जरूरत है, बस खत्म हो जाएगी। ये बोलना चाहिए हमको, नहीं तो और व्यवस्था होगी। और इतना ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, वो एक रिकॉर्ड बन जाता है, पूरा पूरा हिस्ट्री में रिकॉर्ड बन जाएगा। क्या ऐसे थे, आप देख लो, चेंज ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों ने साइन किया, लाखों लोगों ने, क्या इनकी इनकी इज्जत बनेगी उससे? इनका मान नहीं होगा इससे। इनका मान तभी रहेगा अगर ये गलती करके सुबह का बूढ़ा शाम को घर आ जाए तो उसको बूढ़ा नहीं बोलते हैं। उन्होंने गलती तो की है, बड़ी गलती की है, लेकिन बड़ी गलती तो वो शर्मा ने की है ना, विश्वास शर्मा ने। तो उसको अब जो है बड़े लोग इसीलिए होते हैं, उसके ऊपर वाली सीढ़ी वाले गृह मंत्री जी, अगर उसको बोल दें कि भाई इसको बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना, इन बड़े लोगों से बोलने दो। अगर आलोचना करनी हुई, हम दिल्ली में बैठे हैं, क्या हम नहीं कर सकते केस? आप वहां सामने गुवाहाटी में कर रहे हैं, हम दिल्ली में कर रहे हैं, हमारे पास तो बात तो चलता है। देखिए दोनों कंधा पर भी हैं, तो इसमें क्या दिक्कत थी उनको केस रजिस्टर करने के? भी आपको उस कॉर्नर में जाके, कूट में जाके करने की क्या जरूरत है? सो इनको चाहिए, मैं इनके लिए भी ये एक मेरा राय है, मेरे मशवरा है कि भी गृह मंत्री जी उसको बोलने कि भाई इसको बंद करो, इसको विड्रॉ करो, ऐसा नहीं करना। और इधर मैं ये भी बोलूंगा, ये तो हो गया एक के लिए, लेकिन इनको चाहिए कि अब जो इनकी बेड़ी डगमगा रही है, ये बेड़ी तूफान में गिरी हुई है, ये इनको ध्यान होना चाहिए कि इस तूफान में घिरे होने के कारण अब ये पता नहीं कब डूब जाए नैया, और जब ये डूबेगी नैया तो छलांग लगा के भागेंगे जो बीच में मौका परस्त बैठे हैं, वो बिल्कुल। इनके साथ नहीं डूबेंगे। इसलिए इनको अब ध्यान रखना चाहिए कि इनको डूबने, इनकी बेड़ी को डूबने से बचाने के लिए वो आप लोग हैं, जो मीडिया है, सोशल मीडिया। इनको दूसरे तो बातें बताती नहीं, इनको वो तो इनकी चाटुकारिता करते हैं, चाटुकारिता से तो सही बात नहीं पता चलेगा। सो इसलिए इनको चाहिए कि जो आलोचना कर रहा है मीडिया, उसमें ज्यादा ध्यान रखें। इसलिए ध्यान नहीं रखना कि इनको सजा देनी है, इनको बंद कराना है, नहीं तो बोलना है पैसे दे देंगे आप चुप कर जाओ, अच्छा हमारे पक्ष में लिख दो। नहीं, उनको लिखने दो, जो वो लिखने है, जो बोलते हैं बोलने दो, उनको इंटरव्यू करने दो, बल्कि उनको ध्यान से देखो हो क्या रहा है। तो इस रूप में मेरे को ऐसे लग रहा है
कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये हमारे संविधान का तो हनन रोज ही कर रहे हैं। जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, विपक्ष है, उसका तो रोज ही कर रहे हैं। अभी वो हर रोज कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो सड़कों पे आ गया। जिस दिन मीडिया भी सड़कों पे आ गया, फिर क्या करेंगे? अभी तो सड़कों पे नहीं आ रहा मीडिया, अपनी शालीनता में रह रहा है, अपने अधिकार को शालीनता में रह के काम कर रहा है। शालीनता से बाहर भी जाना पड़ सकता है जब कोई आगे से कुछ ना करे। तो इसलिए मेरी निवेदन है इस देश के लिए, इस देश की जो हमने लोकतंत्र लिया, इन्होंने इन्होंने किसी ने नहीं लिया। इनका ऐसे करो, हिस्ट्री निकाल दो, अगर इन्होंने किसी ने भी कुर्बानी दी हो। हमारे ये पढ़िया कितनी फोटो, हम तो जब देखते हैं बाबर अकाली, गदरी बाबे, तो करतार सराबे, ऊधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब मैं उनको देखता हूँ, 66 कूके, कूके होते हैं, एक वो जी, चिट्टी वस्त्र पहनते हैं, तो उनको गौवध को रोकने के लिए, वो गौवध को रोकते थे मलेरकोटला में, तो उनको तोपों से उड़ा दिया था, कैनन से, सामने खड़ा कैसे पूरा। इन्होंने तो कभी ऐसी कुर्बानी की नहीं। लोगों की तो पूरी की पूरी जीवन कारावास में रहे हैं, फांसियां दी हैं, फांसी का फंदा गल में डलवाया है, अपनी पूरी जायदाद कुर्क कर दी, छीन ली सरकार ने, तब भी नहीं हो झुके। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोगों की कुर्बानी से आया है। हालांकि ये गीत गाते हैं, इनकी शाखा में गीत गाते हैं, ये आजादी है न असल नतीजा वीरों की कुर्बानी का, ये हो उपदेश मिला हमें गीता और गुरबानी का। ये मान लेना इसको। हम गीत तो जी, गाते हैं अपनी शाखा में, इस गीत को मान लेके, हाँ ये वीरों की कुर्बानी का नतीजा है, ये मान ले। और वीरों के वो, आप जो मीडिया में काम कर रहे हैं, वही वीर हैं। आज वीर का रूप बदल गया, क्योंकि आज अवस्था बदल गई, स्थिति बदल गई, तो हालात बदल गए। तो आज तो फिर नया वीर होगा ना, वही वीर तो रहेगा नहीं। हर समय में अपने अपने तरीके का वीर होता है। तो अब इनको ये समझ लेना चाहिए। जी। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि आलोचना देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए एक टूल है और उस टूल का इस्तेमाल सत्ता पक्ष को आलोचना को एक सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, ना कि उसको नकारात्मक तरीके से उसको डिनाय करना चाहिए। और लोग जो इस एफआईआर में हैं, मरहूम सतपाल मलिक साहब, एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर, मिजोरम, 4 स्टेटों 5 स्टेटों के गवर्नर रहे, 2 बार के राज्यसभा एमपी, 1 बार के लोकसभा एमपी, और उनको स्टेट फ्यूनरल तक नहीं मिला। मैं उनके फ्यूनरल पे था वहाँ पे। मैं उनके अंतिम यात्रा में भी था और उनके जो प्रेयर मीटिंग थी उसमें भी था। कोई सरकार का एक नुमाइंदा उसके पास वक़्त नहीं था दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को आखिरी वो कर देता। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है। और नजम सेठी साहब, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के, या, पाकिस्तान में पहलगाँव को लेकर उनपे भी उनका भी नाम उसमें है। आशुतोष भारद्वाज, एडिटर ऑफ द वायर हिंदी, इन सब लोगों के नाम हैं। कम से कम 12 आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है जिसमें पार्शियल हेडलाइन्स, सेलेक्टिव उसको चीज़ों को लिया गया है ताकि उन लोगों को बदनाम किया जा सके। फॉर्मर एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून हरीश खरे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो मनोज जोशी, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल अविनाश मोहाने, फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ एएस दुल्लत, कर्नल रिटायर्ड अजय शुक्ला, फॉर्मर एडीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर एसके सूद, सीनियर जर्नलिस्ट आनंद सहाय, एजुकेशनिस्ट रोहित कुमार, सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट राहुल बेदी, रिसर्चर्स निर्मया चौहान और फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर अली अहमद। ये सब या, वो लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने में जिन्होंने अपना पूरा बचाने जीवन वाले लगा हैं। दिया। हाँ, ये और दुल्लत साहब उनको यहाँ लेक्चर करते हैं। मैं जानता इसी हूँ। तरह हरीश खरे जी, वो तो कभी झिझकते नहीं थी किसी से। एडिटोरियल रोज हम पढ़ते थे। वो जी, कितने लोग आपने सब बनाया है, सब जाने माने लोग हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग हैं रियल पिलर्स, जो जो नींव है देश की, लोकतंत्र की। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये केवल यही नहीं, सत्यपाल, हमारी संस्कृति है कि जब निधन हो जाता है ना, वो दुश्मन के भी निधन पे हम शीश निभाते हैं। जी, इनमें वो भी नहीं है। ये बोलते हैं हम संस्कृति की बात करते हैं, ये संस्कृति की बात नहीं कर रहे, संस्कृति को तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा भी ये कर रहे हैं, देखिए इनको सोचना क्यों जरूरी है। अब अरुण शौरी जी, वो तो मिनिस्टर रहे हैं, अरुण शौरी जी क्यों इतना लिखते हैं, तो सिन्हा जी क्यों लिखते हैं, तो कोई तो कारण होगा ना। तो जो इनके इनके साथ में, इनके पार्टी के हैं, जो इनकी पार्टी में मंत्रीगण रहे हैं,
अगर उनको भी कोई इतने बड़े ऐतराज हैं और वो इतने बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लिखते हैं, तो कहीं न कहीं तो सोचना होगा। इनको सोचना यशवंत चाहिए। सिन्हा साहब, इनको फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब, फाइनेंस हाँ, मिनिस्टर जसवंत रहे, देश सिन्हा जी के के वित्त मैं मंत्री हाँ, रहे, वो हाँ, भी बोलते हैं। जसवंत सिन्हा जी बहुत बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो इतने पढ़े लिखे हैं। तो कि भी नाम ऐसी बात करेंगे। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे ये हैं जसवंत सिंह जी रहे थे। तो इनके जी, जो इनकी अपनी आलोचना करने वाले हैं, उनको तो कम से कम सुनने इंटेलेक्चुअल हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, छोटे नहीं हैं। वो जी, बड़े कद के लोग हैं। सो मेरे को ऐसे लगता है कि ना तो ये अपने अंदर वालों को देखते हैं, ना बाहर वालों को देखते हैं, तो ना ये हमारी हमारी जो मर्यादा है, जिसको हम कहते हैं वो उसको देखते हैं, ना कानून को देखते हैं, ना नियम को देखते हैं और ना ही ये लोगों को देखते हैं, जनता को। जनता फिर जब अपना इनको उतारने से आ जाती है ना तख्त से, तो फिर उतार देती है। फिर जी, रहते जी। सो डॉक्टर ये साहब, अभी टाइम हो गया, मैं फिर इस चर्चा को फिर से शुरुआत करके और जो बातें रह गई हैं दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ समय लेके रिकॉर्ड करूँगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस नमस्कार। थैंक थैंक यू, यू सर। नमस्कार। थैंक सोनू।